कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बेन से, जो अपने दादाजी की गोद में बैठकर एक रहस्यमयी खजाने की कहानी सुन रहा होता है। ये कोई आम खजाना नहीं था, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। वक्त बीता। सालों बाद जब बेन बड़ा हुआ तो उसने ठान लिया कि वो इस छुपे हुए खजाने को ढूंढकर ही दम लेगा, और इस मिशन में उसके साथ थे कुछ भरोसेमंद लोग। बेन को अपने दादा की सुनाई कहानी से थोड़ा बहुत आइडिया था कि यह खजाना छिपा कहाँ हो सकता है। उसके दादाजी ने उसे एक नोट भी दिया था जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था। बस इसी नाम के पीछे छिपा था पूरा खेल। बेन ने ध्यान से सोचा और अंदाजा लगाया कि ये नाम किसी पुराने जहाज का हो सकता है। उसके दोस्त रायली ने उस जहाज की लोकेशन ट्रैक करने में मदद की। फिर क्या था, ये लोग उस जहाज को ढूंढने निकल पड़े। बेन को लगा कि वो जहाज बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबा हो सकता है। टीम ने घंटों खुदाई की और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। जहाज मिल गया। जैसे ही जहाज मिला, बेन ने सबसे पहले ये खुशी की खबर सबको दी, और साथ ही शुक्रिया कहा इयन का, जो इस पूरी एक्सपीडिशन को फंड कर रहा था। सारा पैसा उसी का लगा था। अब तक लोग बेन और उसके परिवार को पागल समझते थे, क्योंकि वो एक ऐसे खजाने को ढूंढ रहे थे जिसकी सच्चाई पर किसी को यकीन ही नहीं था। लेकिन अब बेन अपनी टीम के साथ उस जहाज के अंदर गया। अंदर जाते ही उन्हें एक कमरा मिला, और उस कमरे में थे बारूद से भरे हुए ढेर सारे डिब्बे। थोड़ा और अंदर जाने पर बेन को एक डेड बॉडी मिली, जो एक डिब्बे को जकड़े हुए थी। बेन ने तुरंत चेक किया कि बॉडी किसे पकड़े हुए है, और देखा कि उस डिब्बे में एक पैकेज है। पैकेज के अंदर निकली एक पुरानी सी पाइप। अब बेन सोचने लगा कि आखिर इस पाइप में ऐसा क्या खास है जिसके लिए कोई अपनी जान तक दे गया। तभी उसकी नजर गई पाइप पर लिखे कुछ अजीब से निशानों पर। बेन ने अपना ही खून यूज करके उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वो मैसेज क्लियर हुआ, बेन समझ गया, ये एक और सुराग है। मतलब खजाना अभी भी काफी दूर है, और यही बात इयन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इतना पैसा, इतनी मेहनत, और हाथ क्या आया, बस एक और सुराग। लेकिन जैसे ही बेन ने उस सुराग की पहेली सुलझाई और बताया कि इसमें जिक्र है एक इनविजिबल मैप का, जो अमेरिका के सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे छुपा हुआ है, तो माहौल थोड़ा बदल गया। बेन ने सीरियस होकर कहा, उस डॉक्यूमेंट तक पहुंचना और उसे हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। तभी इयन ने बिना पलकों को झपकाए ठंडे लहजे में कहा, तो चुरा लेते हैं उसे। बेन एकदम चौंक गया। उसने साफ मना कर दिया, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इस पर इयन भड़क गया। उसने अपने आदमी शो को इशारा किया और बेन पर बंदूक तान दी। लेकिन फिर उसे भी समझ आ गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर बेन साथ नहीं होगा तो आगे की पहेलियां सुलझा पाना नामुमकिन है। इसलिए इयन ने सीधा बेन के सबसे करीबी दोस्त रायली को जान से मारने की धमकी दे डाली। अब बात हद से पार हो चुकी थी। बेन ने तेजी से एक फ्लेयर स्टिक जलाई और ऊंची आवाज में बोला, अगर कोई भी हिला तो मैं इसे बारूद पर फेंक दूंगा। सबको लगा कि बेन ब्लफ कर रहा है, लेकिन अगले ही सेकंड बेन ने सच में वो फ्लेयर फेंक दी। फ्लेयर हवा में घूमती हुई नीचे गिरने ही वाली थी कि इयन ने झपटकर उसे पकड़ लिया। पर इयन को नहीं पता था कि उसके हाथ पर भी बारूद लगा हुआ है। अचानक आग ने उसके हाथ को पकड़ लिया। जलते हुए हाथ से इयन ने फ्लेयर को फेंक दिया और वो सीधा नीचे पड़े बारूद पर जा गिरी। अब बम फटने से पहले वहां से निकलना जरूरी था। इयन और शो तो भाग गए, लेकिन उन्होंने बेन और रायली को जहाज में ही छोड़ दिया। उन्हें लगा कि अब ये दोनों बचे नहीं, लेकिन ठीक आखिरी पल में बेन को एक छुपा हुआ दरवाजा मिल गया। उसी से निकलकर वो और रायली बच निकले। पीछे पूरा जहाज जोरदार धमाके से उड़ गया। अब इयन को यही लगा कि बेन और रायली मारे जा चुके हैं। कुछ दिनों बाद बेन और रायली सीधे पहुंचे FBI हेडक्वार्टर्स। उन्होंने वहां के अफसरों को एक इम्पॉर्टेंट टिप दी, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चुराने की प्लानिंग हो रही है। लेकिन उनकी बात को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। फिर वो दोनों पहुंचे नेशनल आर्काइव्स म्यूजियम, जहां वो डॉक्यूमेंट रखा गया था। वहां उनकी मुलाकात हुई डायरेक्टर एबिगेल से। बेन ने उसे पूरी कहानी सुनाई।
और बताया कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे एक नक्शा छुपा है। लेकिन एबिगेल को ये सब बिल्कुल झूठा और बकवास लगा। वो उनके ऊपर हंस दी और बात को वहीं खत्म करना चाहा। बेन और राइली ऑफिस से बाहर निकले, लेकिन बाहर आते आते उनकी नजर उस डॉक्यूमेंट पर पड़ गई। कुछ सेकंड के लिए वो बस उसे देखते ही रह गए। तभी बेन धीरे से बोला, हमें इसे चुराना होगा, इससे पहले कि ये इयन के हाथ लग जाए। राइली चौंक पड़ा। क्या? तू जानता है ये कितना इम्पॉसिबल है? यहाँ की सिक्योरिटी देखी है तूने? फिर राइली उसे खींचकर लाइब्रेरी में ले गया और डिटेल में बताया कि वो डॉक्यूमेंट कैसे हाई लेवल सिक्योरिटी में रखा गया है। लेकिन बेन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने कहा, हमें ऐसा कुछ करना होगा कि वो डॉक्यूमेंट खुद ही वहां से हटा लिया जाए और उसे प्रिजर्वेशन रूम में भेज दिया जाए, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है। हालांकि राइली को बेन के इस प्लान पर ज्यादा भरोसा नहीं था, फिर भी उसने उसका साथ देने का फैसला किया। अब अगला स्टेप था एक सॉलिड प्लान बनाना। उन्हें सबसे पहले चाहिए थे एबिगेल के फिंगरप्रिंट्स और फिर प्रिजर्वेशन रूम के कोड्स चुराने थे। इसके लिए बेन ने एक चाल चली। उसने एबिगेल को एक खूबसूरत गिफ्ट भेजा जिसमें लगा था एक खास केमिकल। जब वो कोट पहनने के लिए बटन दबाएगी तो वहां उसके फिंगरप्रिंट्स छप जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेन ने सोचा था। शुरुआत में तो सब कुछ प्लान के हिसाब से परफेक्ट चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इयन भी पीछे नहीं था। वो अपने कुछ खास आदमियों को तैयार कर रहा था ताकि डांस पार्टी वाले दिन म्यूजियम पर अटैक किया जा सके। और फिर पार्टी वाला दिन आ गया। डॉक्यूमेंट को प्रिजर्वेशन रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। बेन ने स्टाफ का भेस पहना और बड़ी चालाकी से म्यूजियम के अंदर दाखिल हो गया। फिर उसने अपने कपड़े बदले और सीधा एबिगेल से मिलने चला गया। एबिगेल उसे देखकर हैरान रह गई। बेन ने झूठ बोला, मैंने म्यूजियम को एक बहुत बड़ा डोनेशन दिया है। और जैसे ही उसे मौका मिला, उसने एबिगेल का शैंपेन ग्लास चुरा लिया, क्योंकि उस पर लगे थे उसके फिंगरप्रिंट्स। उधर इयन और उसके आदमी भी अंडरग्राउंड टनल के जरिए बिल्डिंग में घुस चुके थे। कुछ ही देर में बेन प्रिजर्वेशन रूम तक पहुंच गया। राइली उसे कैमरे से ट्रैक